Hello everyone. Today we are going to do lesson 5 of your main reader Hornbill. Lesson 5, the title of lesson 5 is Ailing Planet, written by Nani Palkiwala. Nani Palkiwala is actually an economist, but he is quite aware about the environment और उन्होंने काफ़ी जो अपने आर्टिकल्स हैं वो environment से related लिखे हैं कि कैसे human beings को थोड़ा और जो है aware होना चाहिए, थोड़ा और responsible होना चाहिए क्योंकि डे बाय डे एनवायरनमेंट का जो कंडीशन है वो ख़राब हो रहा है एंड वी नीड टू टेक केयर. हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है एनवायरनमेंट का, अर्थ का ध्यान रखने के लिए. द lesson that we are going to take up is also basically a write-up, an article of Nani Palkiwala which was published in the Indian Express. So before actually going into the content of the article, क्या कहना चाहते हैं वो हमसे, let's try to understand the title. If we have a look at the title itself, the ailing planet. Ailing means ill, बीमार. Planet is our earth. तो हमारी अर्थ जो अब बीमार हो गई है, we all know that there are so many environmental problems that have come up. global warming हो रही है, जो weather है वो उसका phenomena बहुत ज़्यादा change हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है. जो water bodies हैं उनका जो level है वो धीरे धीरे increase हो रहा है. हम continuously फॉरेस्ट को काट रहे हैं. तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है. So basically in this particular article, Nani Palkiwala wants us, the human beings, to understand कि हमें अब selfish नहीं रहना है, हमें self centered नहीं रहना है. सिर्फ हम अपने बारे में अगर सोचते रहेंगे, अपनी development के बारे में सोचते रहेंगे, तो ऐसी situation आएगी कि हम अपनी future generation को, अपनी आने वाली जनरेशन्स को जो ये अर्थ है पास ऑन करेंगे, वो अर्थ जो है एक रहने लायक कंडीशन में ही नहीं होगी. हमारे लिए तो सब कुछ बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि हम सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. उन्हें शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज का सामना करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस आर्टिकल वॉज रिटन लॉन्ग अगो. उसके बाद अब बहुत सारे ईयर्स, एटलीस्ट 70-80 ईयर्स पास हो चुके हैं. अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो प्रॉब्लम इसमें नानी पलकीवाला ने जिसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डाली है, वो एक्चुअली में अब बहुत ज़्यादा हम उसको फेस कर रहे हैं और हम फील कर सकते हैं. एक वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. वी डोंट टेक केयर, हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि हम पानी को सोच समझ के यूज़ करें. तो पानी की शॉर्टेज, एक्यूट शॉर्टेज हम फेस कर रहे हैं. आज की जनरेशन चलो फिर भी थोड़ा अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको यूज़ कर लेंगे या किसी और तरीके से हम पानी का सोर्स निकाल लेंगे और यूज़ कर लेंगे. बट इफ़ वी ट्राई टू इमेजिन, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या होगा? 10-15 साल बाद द कंडीशन विल बिकम इवन मोर वर्स. द पीपल दोज हु विल बी लिविंग एट दैट टाइम, जो हमारी ही फ्यूचर जनरेशन होंगी, हमारे ही बच्चे होंगे, उनको पानी की कितनी शॉर्टेज होगी. मैं पानी का नाम इसलिए ले रही हूँ बिकॉज आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. आप किसी भी रिसोर्स की बात कर लो, आप पेट्रोल की बात कर लो, आप वुड की बात कर लो, आप फ्रेश एयर की बात कर लो, कितना एयर पोल्यूशन है. इतना टू द एक्सटेंट कि हमें घर में एयर प्योरीफायर लगाना पड़ रहा है. क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि हमने अपनी ही सेल्फिश एक्ट्स की वजह से, अपनी सहूलियत के लिए एयर के एनवायरनमेंट को, जो ब्रीद करते हैं हम एयर, उसको इतना पोल्यूट कर दिया कि अब वो ब्रीदेबल ही नहीं रही. अगर हम ऐसी एयर को ब्रीद करेंगे तो हम बीमार होंगे. Right. So let's try to understand what Nani Palkiwala wants to express in this particular article. At the same time, I always tell my students, मैं सबको बोलती हूँ ये बात हमेशा, कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं, इन्हें हमारे सिलेबस में रखा क्यों है? जस्ट टू स्कोर मार्क्स?
marks everybody will be able to score. It's a simple lesson, छोटा सा आर्टिकल है. I am there to help you all. मैं आपको समझा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा. सिंपल से क्वेश्चन आंसर से हम कर लेंगे. But the motive behind such articles is much more profound. Why? Because we want all of you. Who are you? You all are the future leaders. आप सभी हो जो कल जाके पॉलिसी मेकर्स बनोगे, डिसीजन मेकर्स बनोगे, पॉलिटिशियंस में भी बन जाओ. आप फ्यूचर जनरेशन हो. आप वो लोग हो जो कल आउटसाइड वर्ल्ड में जाओगे, बाहरी दुनिया में कदम रखोगे और कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे सोसाइटी के लिए. तो जब हम आपको ऐसी बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज से डील करवाते हैं, तो हम आपको अवेयर करवा रहे हैं कि आपका क्या रोल हो सकता है, आप कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हो बाहर जाकर. आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी बड़ी कंपनी का सीईओ ही बनना पड़ेगा, या जब तक आप एक नेता नहीं बन जाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने लॉज बनाने होंगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट इफ you are motivated, you can motivate many people around you. अपने फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कर सकते हो, अपनी सोसाइटी के लोगों को मोटिवेट कर सकते हो. दैट इन itself is going to be a very big effort. Why a big effort? Because any small act, आपको चाहे ये लगे कि एक छोटा सा कदम है, पता नहीं मेरे पानी कंजर्व करने से क्या पूरी दुनिया में पानी की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है. हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे करने से क्या होगा, मैं करूंगा तो क्या होगा, बाकी सब तो नहीं कर रहे. बट a very small act can create ripples. दूर दूर उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, फार रीचिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं. बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है. तो आप ही वो लोग हो, आप ही हमारी पावर हो, जो हमें हमारी इस एनवायरनमेंट को, अर्थ को, अब जो उसकी बुरी हालत हो चुकी है उसको सेव करने में हमारी हेल्प कर सकते हो. सो हैविंग दिस आर्टिकल इन योर syllabus has long term goals. It's not just about reading that lesson and passing the examination. It has really long goals. Hope that we are able to sensitize children like you who will become the future leaders and make a difference, a positive difference in the world. Fine, let's read together and understand what we all have done to the earth. हमने earth को क्या कर दिया है, उसका क्या हाल कर दिया है, और क्या हम कर सकते हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth, the declining health, the worsening health, the spoiling health of the earth continue to have a relevance. उनकी relevance अभी भी है. One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination, which has held the imagination. इतना stronghold किसी की सोच पर, किसी की थिंकिंग पर हुआ हो जितना इस मूवमेंट का हुआ है. Of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. Green movement जब start हुआ था, it was the biggest movement and it has gripped the imagination of people, the thinking of people. People have been quite affected by this movement from the time it has started. We have shifted
one hopes irrevocably. Irrevocably means which can't be reversed. From the mechanistic view to a holistic and ecological view, the way this has been highlighted in your text, we need to remember this view forever. The latest view. View means perspective. Perspective, the latest thinking about Earth, that we don't have to look at the Earth from a mechanical point of view. We have to look at Earth, at the world from a holistic view. Holistic means complete. होल व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, कि जब हम अर्थ के बारे में सोचते हैं वो तो सिर्फ अर्थ के बारे में नहीं सोच सकते, अर्थ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में जब हम सोचते हैं, इट मीन्स अबाउट ऑल द स्पीशीज विच आर लिविंग ऑन द अर्थ एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। इकोलॉजी का मतलब ही ये है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑल स्पीशीज अमंग्स देमसेल्व्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। तो हमने एक नया पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप किया है, जो एक कंप्लीट, जो एक होलिस्टिक, जो एनकम्पासिंग व्यू है, जिसके अंदर हम अर्थ को सिर्फ अलग से अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, एनवायरनमेंट को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, दे ऑल विल बी सीन एज अ होल। ठीक है, it is a shift in human perceptions as revolutionary. It is a revolutionary, a very big change introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and other planets revolved around the sun. तो Copernicus ने, he was an astronomer, हमें 16th सेंचुरी में सबको, पूरी दुनिया को ये बताया था, क्या बताया था, कि जो अर्थ है और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अभी तक लोग क्या मानते थे कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी है and the sun revolves around the earth. So he was the first one to discover this and tell this to the world. It was shocking. लोग बिलीव करने को तैयार नहीं थे। तो जितना शॉकिंग कॉपरनिकस का डिस्कवरी था, उतना ही शॉकिंग, उतना ही ग्रैंड ये भी एक चेंज है, चेंज फ्रॉम द मैकेनिकल व्यू टू द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द अर्थ। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. Earth itself is a living organism. An enormous being. An enormous means huge being. जो earth है उसको आप खाली earth ना समझे। अर्थ का केस सारी स्पीशीज, जितनी भी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स उसके ऊपर हैं, वो सभी के सभी अर्थ का पार्ट हैं। सारी लैंड, सारी वाटर बॉडीज, जो अर्थ का एनवायरनमेंट है, ये सब अर्थ का पार्ट हैं, विच वी आर पार्ट्स, एंड वी आर अ पार्ट ऑफ द ह्यूज ऑर्गेनिज्म। दिस ऑर्गेनिज्म इज, ये जीव जो है वो अर्थ है। It has its own metabolic needs and vital processes, which vital means important, इसके अपने important functions है, which need to be respected and preserved, जिनका हमें ध्यान रखना है, जिनको और हमें preserve भी करना है। Just like if you take the human body, human body को चलाने के लिए
हार्ट का फंक्शन करना, किडनी का फंक्शन करना, ब्रेन का फंक्शन करना, ब्लड का फंक्शन जो है, इन सब का अपना अपना फंक्शन है। वैसे ही सारे फंक्शंस मिलते हैं, केमिकल हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे रिएक्शंस होते हैं, ये सब चीजें जो मैकेनिज्म है बॉडी का, इकट्ठा सब ऑर्गन्स मिलके चलते हैं तो हमारी बॉडी चलती है, ह्यूमन बीइंग जिंदा रहता है। ऐसे ही अर्थ के सारे पार्ट्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी अर्थ जो है जिंदा रह पाएगी, तभी आप अर्थ को प्रिजर्व कर पाओगे। द अर्थ्स वाइटल साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल साइंस। नाउ व्हाट आर दीज वाइटल साइंस? वाइटल साइंस आर द signals, are the signs which we need to check and which tell us that a human being is alive or no. एक पर्सन वो जिंदा है या नहीं है, ये चेक करने के लिए, या उसकी तबीयत बहुत खराब तो नहीं है, ये चेक करने के लिए उनके वाइटल साइंस को देखा जाता है। जो वाइटल साइंस है, इफ यू हैव सीन, आप कभी भी देखो डॉक्टर के पास अगर तबीयत बहुत खराब है, किसी को इमरजेंसी में लेके जाओ, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? वाइटल साइंस में चेक करते हैं बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, एकदम से यहां से आपकी पल्स रेट चेक की जाती है, एंड चेक किया जाता है आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो ह्यूमन बॉडी के ये 4 वाइटल साइंस हैं, ये ह्यूमन बॉडी के वाइटल साइंस हैं। व्हाट इज नानी पलकीवाला ट्राइंग टू से कि जो अर्थ के वाइटल साइंस हैं वो ये रिवील कर रहे हैं, वो ये डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. This is very important. हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम समझने लग गए हैं। हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि हम अच्छे लीडर बने इस प्लैनेट के और अच्छे मैनेजर्स बने। ट्रस्टीज आर मैनेजर्स steward. Steward is leader. Ethical means moral. हमारी moral duty है, हमारी moral responsibility है कि हम एक अच्छे लीडर बने इस प्लैनेट के और इसको एक ट्रस्टी की तरह, जैसे एक कंपनी का या एक ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट क्या होता है? एक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ग्रुप बनता है जिसके अंदर सभी मेंबर्स होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल कर रखते हैं ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो। ठीक है, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टूटे ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जुड़ के जैसी है वैसी बनी रहे और आगे की तरफ को डेवलप हो। ऐसे ही हमें इस अर्थ के ट्रस्टी बनना है क्योंकि हमने इस अर्थ को पास ऑन करना है अपनी फ्यूचर जनरेशन को विरासत की तरह, लेगेसी की तरह। लेगेसी मीन्स जैसे हमें कोई प्रॉपर्टी किसी को आगे देनी हो, प्रॉपर्टी to be passed on to the next generation. प्रॉपर्टी हो, मनी हो, कोई भी हमारी वैल्यूएबल चीजें हो, दिस अर्थ इज लाइक दैट। इट्स अ वैल्यूएबल थिंग विच वी हैव टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे हम एक विल लिख के अपनी महंगी चीजें, अपनी इंपॉर्टेंट चीजें, अपनी जमीन, अपनी जायदाद हम अगली जनरेशन को पास करते हैं। पहले हम उस चीज का संभाल के ध्यान रखते हैं और उसके बाद अपनी आगे वाली जनरेशन को पास करते हैं। ऐसे ही हमें
इस अर्थ का ध्यान रखना है, अच्छे लीडर्स बन के, अच्छे ट्रस्टीज बन के, एंड देन वी हैव टू पास ऑन द अर्थ टू द फ्यूचर जनरेशन. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. Sustainable development again is important. इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, बहुत ही पॉपुलर. What is the meaning of sustainable development? It is important. Sustainable development means मेंटेनेबल डेवलपमेंट. हम ऐसी डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपने रिसोर्सेज को संभाल कर रख पाए, हम उन्हें यूज भी कर रहे हैं और हम उन्हें कंजर्व भी कर रहे हैं, मीन्स हम उसका मिनिमल यूज कर रहे हैं. तो डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर रिसोर्सेज अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऐसा कुछ सिस्टम किया जाए कि जो रिसोर्स यूज हुआ वो रेप्लेनिश भी हो रहा है. ऐसा नहीं हो कि हम रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज खास तौर पे यूज करते जा रहे हैं लेकिन हम उसको वापस भरने का टाइम ही नहीं दे रहे. तो ऐसी डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है जहां पे रिसोर्सेज सारे एग्जॉस्ट हो गए और कुछ बचा ही नहीं अगली जनरेशन के लिए. डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसको हम मेंटेन करके रख सकें, जो सस्टेनेबल हो. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. हम अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, उतना वाटर, उतनी सनलाइट, उतने ट्रीज काट कर, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फ्यूचर जनरेशंस नीड्स, की वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे या नहीं, वो अपनी नीड्स पूरी कर पाएंगे या नहीं. हमने सारे फॉरेस्ट आज खत्म कर दिए, पूरी अर्थ को बंजर बना दिया, तो आने वाली जनरेशंस के लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. दैट इज व्हाई वी नीड टू, अगर हमने पेड़ काटे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अगली जनरेशन के लिए पेड़ उगाओ तो सही. दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगर हम पानी यूज कर रहे हैं तो ठीक है, तो कम से कम ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करो कि और पानी को सेव किया जा सके. जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम शुरू हुआ कि ठीक है पानी यूज कर रहे हैं लेकिन हम और वाटर को सेव करेंगे, कंजर्व करेंगे यूज करने के लिए. विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रिपिंग मीन्स एग्जॉस्टिंग, बिना खत्म किए, बिना फिनिश किए नेचुरल रिसोर्सेज को. फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, जो फ्यूचर जनरेशंस को चाहिए होंगी, हम पूरी नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म नहीं करेंगे. इस तरीके की डेवलपमेंट की तरफ हम एम करेंगे. इन द जू, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, इन द जू एट लुसाका, Zambia, there is a cage where the notice reads, the world's most dangerous animal. Inside the cage, इसके ऊपर भी 2 मार्क क्वेश्चन बन जाता है. और इन आंसर्स को लिखने के लिए यू एक्चुअली डोंट हैव टू थिंक अलॉट, बिकॉज ये वही चीजें हैं जो हम रोज सुनते हैं, जिनके बारे में आप अपनी साइंसेज में सुनते होगे, आप डे टू डे न्यूज में सुनते होगे, डिस्कशन करते होगे. इट्स जस्ट द सेम. द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ. जू के अंदर क्या है? एक पिंजरा है, पिंजरे के ऊपर लिखा हुआ है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. अंदर एनिमल नहीं है, अंदर शीशा लगा हुआ है जिसमें आप दिखते हो. हु इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ दिस वर्ल्ड? ह्यूमन बीइंग्स. हम ही हैं जो सबसे ज्यादा डेंजरस हैं, हम ही हैं जो सबसे ज्यादा सेल्फिश हैं, हम ही हैं जो सेल्फ सेंटर्ड हैं. हमें और किसी की चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, हमें सिर्फ अपनी परवाह है. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal. अब जो most dangerous animal है, जो हमारा human beings हैं, जो man है,
जो आदमी हैं, जो हम लोग हैं, हमें एक न्यू अवेयरनेस हुई है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग अब मिली है, क्योंकि लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to a system based on partnership. वो पहले एक ऐसे सिस्टम में बिलीव करते थे जहां पे वो ही सबसे ज्यादा सुपीरियर है, सुपीरियोरिटी का, डोमिनेट करने का सिस्टम था. बट नाउ बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, इतने कैंपेन्स, इतनी मूवमेंट्स हो रही हैं, ह्यूमन बीइंग्स को बताया जा रहा है कि अगर आप इस तरीके से चलोगे तो इस तरीके से ना तो खुद सर्वाइव कर पाओगे और बाकी स्पीशीज के एक्सटेंट होने का भी कारण आप ही बनोगे. सो वी हैव टू फॉलो अ पॉलिसी वेयर इन वी आर नॉट dominating anybody, but we are partners with all the other species which are living on this earth. सबके साथ हम भी पार्टनर्स हैं, हम डोमिनेट करके नहीं चलेंगे. Scientists have cataloged, they have made a list, they have recorded, they have listed about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. There are 1.4 million more species जिसके साथ ह्यूमन बीइंग्स ये अर्थ शेयर करते हैं. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species, और ऐसी uncatalogued, unlisted living species भी हैं जिनके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो भी पार्टनर्स हैं इस अर्थ के, उतने ही हकदार हैं जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं. बायोलॉजिस्ट reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. Their biologists believe कि अभी भी 3 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक इतनी सारी स्पीशीज और हो सकती हैं जिसके बारे में अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं बना है, जिन्हें अभी तक लिस्ट नहीं किया है, जो लैंग्वेज, जो बहुत बुरी हाल में है, दे आर डाइंग अननेम्ड इन एन इग्नोमिनियस डार्कनेस. इग्नोमिनियस मीन्स शेमफुल डार्कनेस, क्योंकि अभी तक उनके बारे में हम कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना पाए हैं, उनके बारे में हम कुछ जान ही नहीं पाए हैं, उन्हें हम समझ ही नहीं पाए हैं. इतनी सारी स्पीशीज और भी हैं, एनिमल्स और बर्ड्स की और फ्लावर्स की और प्लांट्स की, जो इस अर्थ को ह्यूमन बीइंग्स के साथ शेयर करती हैं. One of the early international commissions which dealt inter alia means among other things with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. Mr. L.K. Jha जो हैं वो इस कमीशन के, ब्रांडेड कमीशन के एक मेंबर थे. The first Brand T report raised the question, are we to leave our successors? Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, a scorched dried, सूखा हुआ, झुलसा हुआ, planet of advancing desert, जिसमें सभी के सभी अब सिर्फ डेजर्ट फॉर्म में लैंड रह गया है क्योंकि फॉरेस्ट तो सारे काट दिए. impoverished landscapes, impoverished means damaged landscapes, जहां पर खेती नहीं हो सकती, जहां पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती, and ailing, ill environment. क्या हम अपने आने वाली जनरेशन को, ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ना,
अपनी आने वाली जनरेशन को क्या हम ये छोड़ के दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एक एनवायरनमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब हालत में है, जो सारे लैंडफॉर्म्स हैं वो डैमेज्ड हैं, बंजर ज़मीन है, डेजर्ट्स हैं, और जो पूरी की पूरी अर्थ है वो झुलस गई है क्योंकि उसका किसी ने ध्यान नहीं रखा। इतनी गर्मी है और जो एनवायरनमेंट के अंदर इतना पोल्यूशन है, उस सब की वजह से जो एक सुंदर और अच्छी अर्थ थी उसका अब इतना खराब हाल हो गया है। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are 4. इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच आर द 4 biological systems of Earth? They are fisheries, forests, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? वो वाले लैंड जिसके ऊपर घास अलग अलग तरीके की लंबी, छोटी, ऊंची नीची ग्रास उगती है। क्रॉपलैंड्स वो हैं जिसके ऊपर हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, जिसके ऊपर हम खेती कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोब, ऑफ द ग्लोबल economic system. In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industries except minerals and petroleum derived synthetics. जितना भी रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, इन्हीं 4 जो हमारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम के पार्ट हैं उन्हीं से मिलेगा। सिर्फ जो हमारी सिंथेटिक कौन सी चीजें होती हैं? दोज विच आर अननेचुरल। इन चीजों के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं हमें वो इस इन पर्टिकुलर 4 चीजों से नहीं मिलते हैं। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग an unsustainable level, unmaintainable level, एक लेवल जिसके आगे आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज हम इतना ज्यादा इन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं दैट दे विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। उनका पूरा बैलेंस हमने जो है वो खराब कर दिया है। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग reduced. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands. जब ऐसा होता है तो जो फिशरीज हैं वो खत्म हो जाती हैं, they finish, फॉरेस्ट जो हैं वो गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि आपने इतने पेड़ काट दिए। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन, बैरन मींस इनफर्टाइल, बंजर जमीन हो जाती है लैंड। एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, they are spoiled. In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated, are being destroyed. जिन कंट्रीज में प्रोटीन कॉन्शियस लोग रहते हैं, जहां पे उनको प्रोटीन ज्यादा खाने की आदत है, वहां पे क्या हो रहा है? ओवरफिशिंग हो रही है। ओवरफिशिंग की वजह से जो हमारी वाटर बॉडीज में फिश हैं उनकी जो नंबर है वो कम हो रही है, और फिश का जो रोल है वाटर के अंदर जो फूड साइकिल चल रहा है उसका, वो अब धीरे धीरे हिल गया, कम हो गया। वाटर साइकिल में, वाटर के अंदर जो फूड साइकिल चल रही थी वो खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई, तो फिश का नंबर कम हुआ और वहां पे पानी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओरिजिनेट होने लग गई। जिन कंट्रीज के अंदर फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, उन कंट्रीज के अंदर फॉरेस्ट को काटते चले गए तो फॉरेस्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग,
In some places firewood has become so expensive, क्योंकि फायरवुड जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है, और ख़ास तौर पे इसलिए आता है कि खाने के आग जलाने के लिए और उसके ऊपर खाना पकाने के लिए। क्या लाइन यूज करी है, बहुत सुंदर और बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग ओवरवेलमिंग लाइन है। वॉट गोज अंडर द पॉट नाउ, जो एक खाना बनाने का हमारा भिगोना है, पतीला है, उसके नीचे जो लकड़ी लगती है वो ज़्यादा महंगी हो गई है, जो खाने पक रहा है उससे भी ज़्यादा। जो हम खाना पका रहे हैं वो सस्ता है, लेकिन जो हमें फ्यूल चाहिए, जो लकड़ी चाहिए, वो महंगी हो गई है, क्योंकि हमने काट दी है लकड़ी और अब लकड़ी मिल ही नहीं रही है, अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। The pot costs more than what goes inside it. What goes inside it? Food material. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. जो tropical forests हैं वहाँ पे बहुत सारी species जो हैं वो रहती हैं, वो उनका एक रहने की जगह है, habitat है उनका। तो वहां से उनको काटने की वजह से बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं, वो खत्म ही होने वाली हैं अर्थ के फेस से। इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट्स प्रीसीड मैनकाइंड, इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में सेट हो जाता है। फॉरेस्ट्स प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। जहां पे ग्रीनरी होती है, जहां पर फॉरेस्ट्स होते हैं, वहां पर मैन काइंड जो है वो रहती है, सिविलाइजेशन होती है, ह्यूमन बींग्स रहते हैं। फिर क्या करते हैं, सारी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर डालते हैं, फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं और वो एक डेजर्ट जो है वो रह जाता है, और वो आगे बढ़ जाते हैं किसी और ग्रीन जगह पे जाके उसको वहां पे यूटिलाइज करके वहां के रिसोर्सेज को, क्योंकि वो अनमाइंडफुली यूज कर रहे हैं तो वो जगह भी बंजर हो जाएगी बाद में। ठीक है ना। सो जहां जहां पर मैनकाइंड पहुंचती जा रही है वहां वहां पर ग्रीनरी खत्म हो रही है और वहां वहां पर डेजर्ट्स बनते जा रहे हैं। The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. 40 से 50 मिलियन एकर्स जो फॉरेस्ट हैं वो हर साल खत्म करते जा रहे हैं हम लोग। जो हमारी एंशियंट पैट्रिमोनी है, जो हमें विरासत में मिली थी, हमने इनहेरिट किया था, जिसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स को, उन्हें हमने काट दिया बिना सोचे समझे। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। जो डंग है, काउ डंग को हम किसी और चीज के लिए यूज कर लेते हैं, उसको हम फर्टिलाइजर खाद की तरह यूज नहीं कर रहे। तो जो हमारी नेचुरल फर्टिलाइजर है, जो एक नेचुरल खाद है, वो भी हमें नहीं मिल रही। द वर्ल्ड बैंक estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000, कि इतनी ज़्यादा हमें फॉरेस्ट को प्लान करना पड़ेगा कि अगर हमने उनको मल्टीप्लाई करके ट्रीज को नहीं उगाया, जितने हमने काटे थे उससे दुगुना तिगुना चौगुना ज्यादा, 4 टाइम्स ज्यादा, 5 टाइम्स ज्यादा ट्रीज अगर नहीं उगाए तो हमें जो है फ्यूल मिलेगा ही नहीं। या जो हमारी फ्यूल की डिमांड है, 1998 में ये आर्टिकल लिखा गया था, 2000 ईयर में, अब तो आप 2019 में हो, जो डिमांड होगी फ्यूल की उसको भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, फ्यूल वुड की उसको भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। जेम्स पेट, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forests at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall make efforts
to protect the and improve the environment and to safeguard the forests and the wildlife of the country. हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक लॉ है, एक आर्टिकल है 48A कि हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम एफर्ट्स करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, हम अपनी एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करेंगे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखेंगे. बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, और हमारे गुस्से का कारण क्या है कि जो लॉज हैं वो पेपर पर ही रह जाते हैं, उनको असली में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता. इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड एंड एनफोर्स्ड, कभी भी लागू नहीं किए जाते, अप्लाइड in India. For instance, the constitution says that casteism, untouchability, ये वाली चीजों के लिए भी अनटचेबिलिटी कम हो गई है, लेकिन अभी भी ट्राइबल एरियाज में अगर आप जाओ तो वहां पर ये वाली प्रॉब्लम परसिस्ट करती है. कास्ट सिस्टम अभी भी है. बॉन्डेड लेबर हट गई है बहुत हद तक, लेकिन अभी भी गांव में जो हमारे ऐसे एरियाज हैं जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, वहां पर कुछ परसेंटेज में अभी भी ये लेबर है. शैल बी अबॉलिश्ड बट दे फ्लरिश शेमलेसली, अभी भी ये हैं, दे कैरी ऑन इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बने इतना टाइम हो गया, 44 ईयर्स तब की बात है जब ये आर्टिकल लिखा गया था, उसके ऊपर इतने सारे ईयर्स और हो गए. फिर भी जिन चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था दैट दीज थिंग्स विल नॉट फ्लरिश, विल नॉट टेक प्लेस इन इंडिया, दे आर स्टिल देयर, दो एट अ लेस लेवल, उतना परसेंटेज में नहीं है, कम परसेंटेज में है, लेकिन है तो सही. A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion. Catastrophic means disastrous. Depletion, finishing. Lessening, कम होनी of India's forests over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forests at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. Large areas which are officially designated, which are officially सेट अपार्ट, जिनको सेपरेट किया गया था कि ये तो फॉरेस्ट रहेंगे, उनके अंदर एक भी ट्री नहीं बचा है. दे हैव बिकम ट्रीलेस. द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स. जो गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं उससे 8 गुना ज्यादा रेट पर फॉरेस्ट जो हैं वो काटे जा रहे हैं. A 3-year study using satellites and aerial photography, aerial means जो हवा से लेते हैं, स्काई से, conducted by the United Nations warns the environment that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. It is critical. जब बोलते हैं हालत क्रिटिकल है, मीन्स बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा सीरियस है. 88 कंट्रीज को इन्वेस्टिगेट किया गया, सैटेलाइट से और स्काई से देखा गया उनकी कंडीशन को, तो पता लगा यूनाइटेड नेशंस को कि इन सभी कंट्रीज की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है. देयर कैन बी नो डाउट
that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. Destroying, यहाँ पे deforming, ह्यूमन सोसाइटी का नेगेटिवली इफेक्ट करने वाला सबसे ज्यादा फैक्टर है ह्यूमन पॉपुलेशन। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है उसकी वजह से जो अर्थ हैं उसकी रिसोर्सेज हैं वो और भी ज्यादा यूज हो रहे हैं और उसकी वजह से अर्थ की कंडीशन खराब हो रही है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। 1 मिलियन ईयर्स में वो जो पॉपुलेशन है 1 बिलियन की हुई। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वाज एडेड। पहले मिलियन ईयर्स में आए थे लोग, फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम 1000 ईयर्स में ही 1 बिलियन लोग ऐड हो गए। And the 20th century has added 3.7 billion more people. The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days, the world population increases by 1 million. Every 4 days. That is the rate of increase in human population. Fertility falls as incomes rise. जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है तो वैसे वैसे फर्टिलिटी जो है, रेट ऑफ फर्टिलिटी, रेट ऑफ गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन डिक्रीजेस। लोग और भी ज्यादा सोचकर अपनी चिल्ड्रन को बर्थ देते हैं। एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स, और ज्यादा एजुकेशन गेन करते हैं अगर आपके पास अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है तो। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर आप डेवलप्ड हो, अगर आपकी कंट्री डेवलप्ड है तो सबसे ज्यादा बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, क्योंकि जो लोग डेवलप्ड होंगे दे विल मेक श्योर दैट दे कंट्रोल चाइल्ड बर्थ। कॉन्ट्रासेप्टिव इज अ मेथड टू कंट्रोल चाइल्ड बर्थ। अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंसेस हैं तो, और आप एक डेवलप्ड एरिया में रहते हो, अपने आप वहां पर चाइल्ड कंट्रोल होगा, चाइल्ड बर्थ का कंट्रोल होगा। उसके लिए आपको कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने की जरूरत एज सच नहीं है। दिस इज व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से हियर। इट इज ओनली, अगर आप अभी भी देखो, सोचो समझो, तो जो हमारे लोअर स्ट्रैटा के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जहाँ जो डेवलप नहीं है, उन लोगों के जो हैं ज्यादा बच्चे होते हैं। वो लोग बिलीव करते हैं क्या, कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोग कमाएंगे। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने कमाएंगे, लेकिन उतने रिसोर्सेज यूज होंगे, उतने फैमिली में खर्चे भी तो होंगे। तो क्योंकि वो डेवलप नहीं है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, तो इसीलिए लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में ज्यादा लोग जो हैं वो चाइल्ड बर्थ कंट्रोल पर ध्यान नहीं देते हैं। और वो ही एक एरिया है जहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व आउट हो सकती हैं। But development itself may not be possible if the present increase in numbers continues. अगर human population जो है वो बढ़ती रही, increase in numbers means increase in numbers of human beings। अगर human beings की population ऐसे ही बढ़ती रही तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। The rich get richer and the poor beget means give birth to children, which condemns them to remain poor. More children does not mean more workers, merely more people without work। जो उनकी मेंटालिटी है कि ज्यादा हाथ होंगे तो ज्यादा काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized। ऐसा नहीं है कि उन्हें
फोर्स किया जाए कि वो चाइल्ड बर्थ कंट्रोल को फॉलो करें, यूज करें. But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. बहुत important है. आप population को control करोगे तो जो poverty है, perpetuation means forever. फॉरएवर आप पुअर नहीं रहोगे, पॉवर्टी आपकी कंट्री में नहीं रहेगी अगर आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया. तो हमें जो है फोर्सफुली कोई भी चीज नहीं करनी है, हमने फोर्सफुली लोगों को नहीं रोकना है, फैमिली प्लानिंग करने के लिए नहीं कहना है, बट इट इज द चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट टू थिंक कि वो पॉवर्टी रिमूव करना चाहते हैं या वो किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे. The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire populations of Africa and South America put together. And this is in 1998. अभी उससे भी बहुत ज़्यादा population boom हो चुकी है. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of people would die in their hungry hutmen means groups of huts unless population control is given topmost priority. जो लोगों की आशाएं हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, वो वहीं पर उनके हट्स में वहीं पर खत्म हो जाएंगी उनके साथ. वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी हमारी कंट्री में. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री we see a transcending, a surpassing concern, the survival not just of people but the survival of the planet. ये वो इकोलॉजिकल व्यू है जो हमने बिगिनिंग में पढ़ा था, होलिस्टिक व्यू है कि हमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल नहीं देखना, हमें देखना है कि ये पूरा का पूरा प्लैनेट हमारे साथ सर्वाइव करे. यही है वो होलिस्टिक व्यू. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise. ऐसा नहीं है कि हम demise means death. ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स मरने वाले हैं सारे के सारे या ये पूरी की पूरी अर्थ खत्म होने वाली है. जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, यस वो बहुत ज़्यादा सिवियर है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं है कि हम अभी कुछ कर ना पाएं. अभी वक्त रहते अगर हम इम्प्रूव कर लेंगे देन वी कैन डू अ लॉट. इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर. द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन, हैज़ ब्रॉट इन एन एरा, एन एज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम एक ऐसे एरा में आ गए हैं जहां पे हमें अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा. इट इज अ होलिस्टिक व्यू, एन इकोलॉजिकल व्यू, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. Dissociated means separated. अलग अलग parts की तरह नहीं देखना है अर्थ को, एक कंबाइंड होल की तरह देखना है. प्लस हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी शुरू करनी भी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. इंडस्ट्री हैज a most crucial role to play in this new era of responsibility. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He was the CEO. CEO का क्या मतलब होता है? Chief Executive Officer. लेकिन मिस्टर एडगर एस वुलर्ड ने अपने आप को चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर किया, दैट ही विल टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट.
Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. हमें environment का भी ध्यान देना पड़ेगा. अगर हम leading manufacturer हैं, leading फैक्ट्री हमारी है, तो हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान देना पड़ेगा. ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. Felicitous? Felicitous means well chosen. Good words. No generation, very most important line of this chapter. एंड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर हमेशा, दैट नो जनरेशन हैज फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज. हमें ये बात समझनी है कि हमारे पास इस अर्थ के ऊपर जो है फ्री होल्ड नहीं है. फ्री होल्ड क्या होता है? ये टर्मिनोलॉजी होती है जब भी कभी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, कोई भी घर खरीदते हो या बेचते हो, तो अगर आपने एक घर खरीदा है और आपने उसका फ्री होल्ड कराया, मीन्स कि आप उसके होल सोल ओनर हो और आप उसे कभी भी किसी भी वक्त किसी को बेचने का राइट रखते हो. ठीक है? तो व्हाट डिड मार्गरेट थैचर से कि अर्थ के ऊपर आपका फ्री होल्ड नहीं है, आप कभी भी इसे किसी को दे नहीं सकते हो, आप इसके ऊपर सिर्फ एक टेनेंट की तरह रह सकते हो. आप सिर्फ एक एग्रीमेंट है आपका, आप एक टेनेंट की तरह रहोगे. टेनेंट क्या करता है? टेम्परेरीली रहता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है. टेनेंट्स डोंट स्टे इन द हाउसेस फॉर एवर. आप एक किराएदार हो विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और जिस मकान में आप रहते हो, जिस जगह पर आप रहते हो, जिस अर्थ पे आप रहते हो, आपका लीज है. लीज मीन्स एग्रीमेंट है कि आपको रिपेयर करके रखना है उस जगह को जहां पर आप आकर रह रहे हो. आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखने की. इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगहों पे आपने पढ़ा भी होगा, We have not inherited this earth from our forefathers. हमने ये अर्थ को अपने forefathers से, अपने grandfather से, अपने जो पूर्वज हैं उनसे इनहेरिट नहीं किया है, उनसे विरासत में नहीं लिया है. वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन से इसको बोरो करा है. तो जब हम कोई चीज बोरो करके रखते हैं तो हमें कैसे यूज करनी होती है? वो बहुत संभाल कर यूज करनी होती है. तो ये जो अर्थ है, ये जो पूरा प्लैनेट है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है. इफ वी इम्प्रूव आवर वेज, अगर हम अपनी आदतें अभी बदल लें, अपनी सोच बदल लें, अपना नजरिया बदल लें, वी कैन डू अ लॉट, बिकॉज वी हैव टू गिव दिस अर्थ बैक टू आवर चिल्ड्रन, दोज हु आर द फ्यूचर जनरेशंस. और उनको हम ये अर्थ ऑब्वियसली खराब हालत में देना पसंद नहीं करेंगे. वी वुड लाइक टू गिव देम द अर्थ द वे वी हैव इट, या उससे भी अच्छी कंडीशन में देना चाहेंगे. दैट्स ऑल for today's lecture. Hope we have many more aware people around who will be able to look after earth and help in sustainable development. See you in the next lecture with the question answers of Ailing Planet. Till then, keep watching.